और पुलिस के पास पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि आज अरुण गावली घर पे है। तो डिफरेंट किस्म के वेपन्स की ट्रेनिंग अरुण गावली अपने लोगों को अपने घर के पिछवाड़े बने हुए एक मेकशिफ्ट फायरिंग रेंज में देता था। बहुत बड़े ऑपरेशंस जो मुंबई पुलिस के उस समय थे वो इसलिए फ्लॉप हो जाते थे कि कहीं ना कहीं से अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और भाग जाते थे जगह। मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे इनामदार साहब ने बाहर नहीं निकाला। मुझे यकीन था उनके मेरे ऊपर के मेरे सामने जो बात करेंगे वो कभी बाहर नहीं जाएगी। और इतना उन औरतों ने हाथों पाई किया पुलिस के साथ। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 साल के वहाँ पे बहुत शोर डाल रहे थे, पुलिस के आगे आके रोक रहे थे। तो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई कहानी, अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ नए किस्से, नई वारदातें। 3-4 दिन पहले मैंने एक अपनी वीडियो में एक आपसे वादा किया था कि मैं आने वाले दिनों में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गावली के घर पे जो सबसे पहली और सबसे बड़ी रेड पड़ी थी उसकी आपको जानकारी दूंगा। और इस रेड में कैसे एक ब्रांड न्यू कार्बाइन पकड़ी गई और अरुण गावली को उस दिन उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में से, उसके अड्डे से, उसकी डैन से, जिसका नाम दगड़ी चाल था, वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया। और ये पूरे इस 3 घंटे चले ड्रामे का मैं एक वाहिद अकेला पत्रकार चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि उस पुलिस की टीम के साथ मैं ही पत्रकार था और किसी को ना इसका पता था, ना किसी को पुलिस वाले साथ लेके गए थे। मैं कैसे गया ये किस्सा आपको पूरा सुनाऊंगा। और वहाँ पे उसने अरुण गावली को मेरे सामने किस तरह अरेस्ट करके हथकड़ी लगा के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ले जाया गया। और इसके साथ जुड़ी हुई 2 तस्वीरें भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप देख सकेंगे उनको स्लो मोशन में, थोड़ा किसी तरह अपनी टीम को बोलूँगा। वो बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, ब्लैक एंड वाइट। उसमें एक तस्वीर में अरुण गावली को उस समय के पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के वाली शेट्टी साहब इंटरोगेट कर रहे हैं। वो टेबल कुर्सी पे बैठे हैं और उनके ऑफिसर अरुण गावली को लेके साथ में खड़े हैं। एक छोटे से कद का एक कमज़ोर सा आदमी जो आप खड़ा देखेंगे वो मुंबई का खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गावली है, उसके अलावा नहीं। और दूसरी तस्वीर में वो जो कार्बाइन जो नई हमें वहाँ से मिली थी अरुण गावली के घर से, वो कार्बाइन लेके हम जब पहुँचे थे क्राइम ब्रांच पुलिस हेडक्वार्टर में, तो उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे श्री सुधाकर भावे, उनको वो कार्बाइन दिखाते हुए वाली शेट्टी साहब, एक पुलिस ऑफिसर, मैं, हम तीनों शख्स हैं और चौथे पुलिस कमिश्नर हैं और कोई आदमी उसमें बाहर का नहीं है। तो बीच में जो है वो मेरी तस्वीर है। आपको बहुत बार आप लोग मुझे बोल चुके हो कि मैं पुराने किस्से से बात सुनाता हूँ, उनका कभी कोई सबूत नहीं देता, कोई पुरानी तस्वीरें नहीं दिखाता। खैर बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ज़माना ऐसा था ना इतनी आसानी से तस्वीरें खींची जाती थी, ना मिलती थी। और मैं थोड़ा अलगर्ज रहा हूँ, मैंने कभी पुराना रिकॉर्ड संभाल के नहीं रखा। ये 2 तस्वीरें भी मुझे वो इंस्पेक्टर जिन्होंने वो रेड को लीड किया था और अरुण गावली को अरेस्ट किया था, वाली शेट्टी साहब ने एक किताब लिखी है अपनी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में मराठी भाषा में, उसमें ये तस्वीरें छापी हुई हैं। तो आज मैंने उनको फ़ोन किया था बॉम्बे, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए दोनों फ़ोटो की एक तस्वीरों की एक फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजी। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ आज इस वीडियो के साथ। खैर किस्सा शुरू करते हैं। आज 8 जुलाई है आज के दिन में, और आज से तकरीबन 32 साल पहले का ये किस्सा है, 8 जुलाई 1989 का। उस दिन ये रेड हुई थी अरुण गावली के हेडक्वार्टर पे। थोड़ा सा मैं इसको आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अरुण गावली उन दिनों में उसकी दाऊद के साथ काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही थी, डी गैंग के साथ एक तरफ, और अमर नायक गैंग के साथ दूसरी तरफ। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जितने थे वो सब गावली को ढूंढने में लगे थे। अब घर में जाके तो उसको मार नहीं सकते,
उनको कहीं बाहर चाहिए था और अरुण गवली घर से निकलता नहीं था। तो बड़ी असमंजस की हालत थी पुलिस की। और 88 में इन्होंने उसको मारा, मनोज कुलकर्णी को दगड़ी चाल में ले जाके मारा। और बहुत से ऐसे क्राइम हुए जिनमें अरुण गवली की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। तो पुलिस की थी ना, और अरुण गवली कहीं एक जगह पे मिलता नहीं था, कहीं अंडरग्राउंड रहता था। उसी चाल में, बहुत बड़ी चाल थी वो, मिल का एरिया था। कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, सब इसकी जनता थी। इसके वो लोग शुभचिंतक थे, डर के या इसकी इज्जत करके इसको अपना देते थे। तो बहुत बार पुलिस की जो रेड होती थी वो असफल हो जाती थी। तो 1989 में शुरू में उस समय के जो एडिशनल जॉइंट कमिश्नर क्राइम हुआ करते थे, मिस्टर अरविंद इनामदार, उनका जिक्र मैं अपनी कई वीडियोज़ में कर चुका हूँ। उन्होंने एक सरकार की मंजूरी लेके एक स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड बनाया था जिसका नाम था SOS, स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड। और उसको बड़ी कमांडो जैसी ट्रेनिंग दी थी। 30-32 यंग ऑफिसर डिफरेंट पुलिस स्टेशन से लेके उनको बहुत सख्त फिज़िकल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग, कम्बाट ट्रेनिंग, हैंड टू हैंड फाइट, ये सब कुछ उनको सिखाया गया। और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग उस समय के जो सबसे बढ़िया मुंबई में कोच थे विस्पी कपाड़िया, पारसी थे, और 3-4-5 डिग्री पता नहीं ब्लैक बेल्ट थे वो। बहुत इंटरनेशनली रिप्यूटेड फाइटर थे वो कराटे के। उन्होंने उस स्क्वाड को ट्रेन किया था। और मुझे याद है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनको पुलिस हेडक्वार्टर से लेके मेरीन ड्राइव तक उनको भगाने ले जाया जाता था। और इनामदार भी खुद उनके साथ IPS अफसर होते हुए और सुबह फिजिकल ट्रेनिंग में भाग लेने जाया करते थे। खैर, तो उस स्क्वाड का इसीलिए बनाया गया था कि जो लोकल पुलिस का एक लोकल बदमाशों के साथ जो एक मिली भगत रहती है, और वो कभी जब बाहर क्राइम ब्रांच की रेड पड़ने जाती तो लोकल पुलिस वाले कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक करते थे। कई बार क्राइम ब्रांच के अपने ऑफिसर भी लीक कर देते थे जो अंडरवर्ल्ड के साथ अंदर खाते मिले होते थे। तो बहुत बड़े ऑपरेशंस जो मुंबई पुलिस के उस समय थे वो इसलिए फ्लॉप हो जाते थे कि कहीं ना कहीं से अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और भाग जाते थे जगह से। और इसलिए ये स्पेशल स्क्वाड जो बनाया गया ये किसी पुलिस स्टेशन के साथ अटैच नहीं था, और वो डायरेक्टली अरविंद इनामदार को रिपोर्ट करते थे। और उस ज़माने में वाली शेट्टी साहब उसके इंचार्ज हुआ करते थे। तो एक ऑफिसर भी थे ACP जिनका मैं अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं इन सबको जानता था। इनामदार साहब के साथ तकरीबन रोज़ 2-3 घंटे मेरा बैठना होता था शाम को, चाय पे गपशप होनी और कुछ बातें होनी। तो इन्हीं बातों के चक्कर में 3-4 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि इनामदार साहब ने बहुत बड़ा एक 4-5 रेड की सीरीज़ प्लान की हैं। उनमें से एक दाऊद के पाक मोडिया स्ट्रीट वाले हेडक्वार्टर पे होनी थी, प्लान चल रही थी। एक दगड़ी चाल पे अरुण गवली के हेडक्वार्टर पे होनी थी। इसी तरह और जो अंडरवर्ल्ड सरगना थे उनके ऊपर अलग-अलग दिनों में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी बड़े सीक्रेट तरीके से। ऑफिसर को एक को मालूम नहीं होता था कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को ये मालूम नहीं था कि तीसरा क्या कर रहा है। उन्हीं दिनों मैंने जब इनामदार साहब के पास बैठा था शाम को एक दिन पहले रेड के, तो उन्होंने ये 3-4 ऑफिसर के साथ बैठे थे। तो मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे इनामदार साहब ने बाहर नहीं निकाला। मुझे यकीन था उनके मेरे ऊपर कि मेरे सामने जो बात करेंगे वो कभी बाहर नहीं जाएगी। तो वो जो प्लानिंग बनी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की, तो वो सब हुई। और मैंने मीटिंग के बाद इनामदार साहब को रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं इस रेडिंग पार्टी के साथ जाना चाहता हूँ। तो इनाम सर बोले, अभी देखो मैं टीम के साथ तो आज जा नहीं सकते, तो ये पुलिस का काम है, आप गैर पुलिस वाले हो, कल को कुछ उल्टी सीधी बात होगी, वहाँ गोली वोली चल गई, कुछ फायरिंग होगी, आपको कुछ लग गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि एक पत्रकार वहाँ क्या कर रहा था। तो आपको अब साहब मालूम है हम कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे पहुँचेंगे, तो आप अपने तरीके से वहाँ पहुँच जाओ, हमारे साथ नहीं जा सकते आप। उनकी बात भी सही थी। तो मैं सुबह अपनी गाड़ी लेके आधा घंटा पहले पहुँच गया दगड़ी चाल पे। और वहाँ पे जो चारों तरफ एरिया एक छोटा सा चौराहा था दगड़ी चाल के पास, वहाँ पे SRP की 6-7 प्लाटून पहले से तैनात करके रखी थी। कुछ थोड़ी सी वहाँ कम्युनल टेंशन भी चल रही थी कुछ दिनों से,
तो उसकी आड़ में पुलिस ने अपने काफ़ी सारे आर्म्ड कांस्टेबल पहले ही लगा दिए थे उस हल्के में, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो उनको इमीडिएटली रश किया जा सके दगड़ी चाल, जो हार्डली 50 गज भी दूर नहीं है वहाँ से। खैर, तो जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम आई टाइम पे, तो दगड़ी चाल का गेट जो मैंने आपको बताया था 30-32 फुट ऊंचा गेट, और बड़े बड़े दरवाजे, चारों तरफ दीवारें, अंदर जाने का रास्ता नहीं। तो जो कमांडोज ट्रेन किए थे वो बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने एक को दूसरे को कंधे पे लिया, दूसरे को तीसरे से लेके वो गेट के ऊपर से जंप करके वो अंदर चले गए, और अंदर से जाके उन्होंने गेट खोला, और फिर पुलिस की गाड़ियाँ और जो 32-33 ऑफिसर थे बड़े से छोटे रैंक के, वो सब अंदर गए। और जो अरुण गावली का जो अंदर घुसते ही लेफ़्ट साइड में एक 1+2-3 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, जहाँ पे टॉप फ्लोर पे अरुण गावली का घर था। तो जैसे ही ऑफिसर अंदर घुसे तो अरुण गावली को मालूम था कि अंदर से एक रास्ता उसने नीचे चाल की तरफ निकाला हुआ था। वो वहाँ से भागने के चक्कर में वो नीचे अपने से जगह जो बनाई थी वहाँ पे जाके छिप गया, और पुलिस के पास पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि आज अरुण गावली घर पे है। और जैसे उसके घर की तलाशी ली तो अरुण गावली मिला नहीं। तो फिर पूरी चाल को चारों तरफ से घेरा गया। एसआरपी जो हमारी स्पेशल स्टेट रिजर्व पुलिस है, उसके जवानों को बुलाया गया, जो बाहर तैनात रखे गए थे उनको बुला के पूरी चाल को घेरा गया, जिसमें कोई 60-70 घर थे पूरे। उन पूरे एरिए को पूरी तरह ब्लॉक करके एक एक घर की सर्च शुरू की गई। तो करते करते एक कमरा जब खुलवाया हमने, मैं साथ में था तभी तो अंदर चला गया था पुलिस वालों के साथ। एक थोड़ा लंबा कमरा था, कोई 20-25 फुट लंबा और 10-12 फुट चौड़ा चाल का जो हॉल होता है, जैसे वो उसकी पूरा उसको साउंड प्रूफ किया हुआ था। चारों तरफ से दीवारें बंद करके, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, और एक बड़ा मोटे किस्म का दरवाज़ा लोहे का लगाया हुआ था। उसके अंदर फायरिंग रेंज बनाई हुई थी। जो रेता होता है, बालू जिसको बोलते हैं, उसकी भरी हुई बोरियां, गोनी जिसको बोलते हैं, वो रखी हुई, और खाली गोलियां पड़ी वहाँ पे। तो डिफरेंट किस्म के वेपन्स की ट्रेनिंग अरुण गावली अपने लोगों को अपने घर के पिछवाड़े बने हुए एक मेकशिफ्ट फायरिंग रेंज में देता था, और वहाँ पे चलती गोलियों की आवाज़ किसी को बाहर सुनाई नहीं देती थी। ये वही कमरा है जहाँ पे बाहर से जो लोगों को, जिनको किडनैप करके या सेटलमेंट के लिए लोगों को लाया जाता था, उनको भी उसी कमरे में उनको टॉर्चर किया जाता था, और उनके रोने धोने की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती थी। इस किस्म का वो साउंड प्रूफ कमरा बनाया हुआ था। उसके साथ लग के जो एक दूसरा किसी का घर था, जब उस घर की तलाशी ली गई तो उसकी किचन के नीचे जो एक स्लैब पुलिस को थोड़ी सी हिली हुई लगी। जब उसको ठोक के देखा गया था, उसमें हेलो किस्म की आवाज़ आई अंदर से। तो जब उस स्लैब को, बड़ी सीमेंट की सेल को वहाँ से हटाया गया तो वहाँ से हथियार मिले। एक जिनमें से एक ये कार्बाइन थी, ब्रांड न्यू, जो किसी नए ऑपरेशन के लिए अरुण गावली ने मंगवाई थी, प्रोक्योर की थी। वो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई होगी कहाँ से मंगवाई, किससे मंगवाई। तो लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अरुण गावली को कैसे ढूंढा जाए। और जो वहाँ की औरतें थीं जिसके घर में वो कार्बाइन पाई गई, उस औरत ने और महल्ले की औरतों ने मिलकर पुलिस को घेरना शुरू कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले कोई लेडी कांस्टेबल साथ में लेके नहीं गए थे, और इतना उन औरतों ने हाथों-पाई किया पुलिस के साथ कि इनको फिर जो थोड़ी दूर से जो एक एसआरपी की लेडीज़ की एक प्लेटून थी दूसरी जगह पे, उसको बुलाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से औरतों को हटा। जब ये ड्रामा चल रहा था तो वाली शेट्टी साहब और दूसरे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को शक हुआ कि जिस घर के बाहर खड़ के ये औरतें इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो हो सकता है कि अरुण गावली यहीं पे छुपा होगा। तो फिर जब बड़ी मुश्किल से औरतों को काबू करके, बच्चे वहाँ पे बहुत शोर डाल रहे थे, पुलिस के आगे आके रोक रहे थे, छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 साल के। तो इतना एक शील्ड अपने लिए बना के अरुण गावली ने रखी हुई थी। और अल्टीमेटली कोई 1-1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब उस घर की तलाशी ली गई तो अरुण गावली को वहाँ पाया गया। तो वो आदमी वहाँ से बिना टोपी के, पहली बार मैंने उस दिन अरुण गावली को देखा था। आपने भी जब कभी उसकी तस्वीरें देखी होंगी
या कभी उसको देखा होगा तो वो टिपिकल वो गांधी कैप जो होती है वो हमेशा लेके रखता है। उस दिन जब घर से भागा था तो वो टिप्पी लेके जो चोर दरवाजे से पीछे जाके छिपा था उसकी वो टोपी नहीं थी। और जो तस्वीर मैंने इस वीडियो के साथ लगाई है उसकी इंटेरोगेशन की क्राइम ब्रांच में कमरे की, उसमें भी अरुण गवली के सर पे टोपी नहीं है। तो उसी कपड़ों में अरुण गवली को उस दिन पकड़ा गया था और उसको हथकड़ी लगा के क्राइम ब्रांच ले जाया गया। ये बम्बई के इतिहास में पहला मौका था 8 जुलाई 1989, आज से 32 साल पहले का ये किस्सा मैंने आपको आज सुनाया है। और वो शाम को जब हम क्राइम ब्रांच पहुँचे वापस पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में तो कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उस दिन। किसी को कानों कान खबर नहीं कि इतना बड़ा ऑपरेशन क्राइम ब्रांच की स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड ने किया है। और दूसरे दिन वो जो फ़ोटोग्राफ थी जो पुलिस फ़ोटोग्राफ़र ने खींची थी जिसमें मेरी भी तस्वीर है, तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र से रात को अरेंज करके एक फ़ोटो अपने वो अखबार में फ़ोटो के साथ जब दूसरे दिन खबर छापी तो पूरा शहर हैरान था कि किसी को कानों कान खबर नहीं। और लोग इस बात पे भी हैरान थे कि दगड़ी चाल में जाने की हिम्मत पुलिस की कैसे हुई, क्योंकि उसके पहले ये एक हवा बना हुआ था मुंबई में कि दगड़ी चाल इट्स लाइक अ कासल, ये किला है जिसके अंदर जाने की मनाही है, जिसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता। कि बहुत बार पुलिस की कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि अंदर जाना और उसके बाद अरुण गवली को पकड़ना जो बहुत रेयर उस ज़माने में माना जाता था। और भागने नहीं दिया गया उसको, भागने का रास्ता नहीं दिया गया। और उसके साथ हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ना जिनमें एक कार्बाइन शामिल थी। तो ये अपने आप में उस ज़माने की बहुत बड़ी खबर थी जो आगे मेरे करियर में बहुत काम आई। और इसी तरह उसके बाद जो दाऊद के पाक मोड़िया स्ट्रीट के हेडक्वार्टर पे जब SOS की रेड हुई तो लकली वो उसकी भी खबर मुझे लग गई। और वहाँ भी मैं था, वहाँ से सोना डिस्कवर हुआ था काफ़ी लंबे चौड़ा अमाउंट का। तो ये कुछ हमारे पत्रकारी के दिनों के कुछ किस्से थे जो बड़े ऑफिसर्स की मेहरबानी से, मेरे उनके अच्छे रिश्तों से, मेरी यारी दोस्ती से और एक यकीन जो मुझे उन पर था और उनको मुझ पर था कि इसके सामने कोई बात होगी तो बाहर नहीं जाएगी। तो इस किस्म के जो ऑपरेशंस थे उनकी खबर भी मेरे पास रहती थी, लेकिन मैंने कभी तब तक उसको पब्लिक नहीं किया, कभी पब्लिश नहीं किया, कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, जब तक कि मुझे ऊपर से इशारा नहीं आता था पुलिस का कि अब आप इसको छाप सकते हो या दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये आज का किस्सा अरुण गवली की लाइफ की जो सबसे पहली बड़ी अरेस्ट थी। और उस केस में उसको 6 साल की सज़ा भी हुई थी। आज वाली शेट्टी साहब से जब बात मैं कर रहा था उन्होंने मुझे बताया कि उस केस में, वो वेपन की रिकवरी के केस में 6 साल की सज़ा अरुण गवली को काटनी पड़ी। और आज अरुण गवली एक मर्डर केस में उम्र कैद जो है, जो पूरी उम्र जेल में रहना पड़ता है, वो जेल की सज़ा काट रहा है। बीच बीच में कभी किसी फैमिली फंक्शन के लिए 2, 4, 5, 10 दिन के लिए पैरोल पे आता है, लेकिन उसके बाद फिर इसको वापस जेल जाना पड़ता है। तो ये था अरुण गवली की उस अरेस्ट का और वेपन सीज होने का किस्सा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इसी के साथ आज का ये दिन यहीं ख़त्म करते हैं, जो किस्सा ये समाप्त करते हैं। सबका शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से लेके फिर हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।